और इसका एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं था। ये जो होगा अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी होने वाला है। तो जिस खबर का मार्केट को बेसब्री से इंतजार था ना, वो खबर फाइनली मार्केट में आ चुका है। और एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल खबर है। और जिस खबर के वजह से अगर आप शेयर मार्केट को देखोगे तो रॉकेट बन चुका है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्केट ने 25,000 का लेवल को भी तोड़ दिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल को भी मार्केट ने तोड़कर 25,000 का ऊपर क्लोजिंग दिखा दिया है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और नॉट ओनली हमारा इंडियन मार्केट, अगर आप डाउ जोन्स देखोगे यानी कि अमेरिकन शेयर बाजार को देखोगे, तो अमेरिकन शेयर बाजार में भी आपको हरियाली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या खबर मार्केट से निकल कर आ रही है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन मार्केट में क्या खबर आया है, उसके बाद बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से क्या खबर आया है, और उसके बाद आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक भाई ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, उस सवाल का आंसर आप जरूर सुन के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट से शुरू करते हैं। तो हमारे मार्केट में हरियाली होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आरबीआई ने फाइनली रेट कट कर दिया है। देखिए, एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि आरबीआई इस बार रेट कट करेगा, ये अनुमान किया जा रहा था। लेकिन अनुमान किया जा रहा था कि आरबीआई मोटा मोटी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा। अब ओरिजिनल में जब रेट कट हुआ तो मार्केट को थोड़ा सा शॉक लगा। ओरिजिनल में जब रेट कट हुआ तो 50 बेसिस पॉइंट का आरबीआई ने रेट कट कर दिया। यानी कि एक्सपेक्टेशन किया गया था कि 0.25% का बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डबल रेट कट आरबीआई ने कर दिया है, जिसके वजह से मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिला। अब जिन लोगों को रेट कट का मतलब नहीं पता, सिंपल भाषा में 1 मिनट में समझ लो। रेट कट होना यानी कि आपने जो बैंकों से लोन वगैरह लिया है ना, उस लोन में कटौती, यानी कि इतना दिन अगर आप बैंक से लोन लिए थे और बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे थे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10% आप इंटरेस्ट दे रहे थे, तो जबकि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है ना, अब आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9.50%। यानी कि आपका जो लोन का ईएमआई है ना, वो सस्ता हो जाएगा। और ये सिर्फ आपका नहीं, पूरा ऑल इंडिया बेसिस पर ये चीज होता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो आकाश भाई, ये समझ गया, रेट कट यानी कि हमने जो लोन लिया है बैंकों से या फिर किसी भी तरीके से, उसका जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा। तो इससे मार्केट का क्या कनेक्शन है? तो वेरी नाइस, इससे मार्केट का ये कनेक्शन है कि फॉर एग्जांपल इतना दिन से आप बैंक को ईएमआई दे रहे थे, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया आप इतना दिन से ईएमआई दे रहे थे। अब जबकि रेट कट कर दिया आरबीआई ने, अब आपको 10,000 की जगह कितना देना पड़ेगा? 9.5, यानी कि 9,500 रुपया आपको देना पड़ेगा ईएमआई। तो आपका जेब में कितना पैसा सेव हुआ? 500 रुपया आपका सेव हुआ ना, ये पैसा आपका बचा ना। इस रेट कट होने की वजह से 500 रुपया आपके जेब में बचेगा। अब ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया कि आपके जेब में 500 रुपया बचेगा। अब पूरा पॉपुलेशन को आप कैलकुलेट करो, किसी का पॉकेट में हो सकता है 1 लाख रुपया बच जाए, किसी का पॉकेट में हो सकता है 1 करोड़ रुपया बच जाए इस रेट कट के वजह से। तो जब लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, जब लोगों को ईएमआई जो है वो देना कम पड़ेगा, तो वो पैसा लोग कहीं ना कहीं खर्च करेगा ना। अब खर्च यानी कि अल्टीमेटली उसको कंजम्पशन बोला जाता है। कंजम्पशन यानी कि लोग अगर कहीं पे खर्च करेगा तो वो पैसा कहां जाएगा? किसी न किसी कंपनी के पास जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा तो उसका असर कहां पे दिखेगा? शेयर मार्केट में दिखेगा। हो गया क्लियर? तो एक्सपेक्टेशन किया गया था कि इतना का रेट कट होगा, लेकिन आरबीआई ने तो इस बार काफी कमाल कर दिया है। ये पहला खबर है। दूसरा खबर एक और है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। इस खबर के वजह से तो मार्केट ने और ज्यादा हरियाली दिखाया है, और इसका एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं था। ये जो होगा अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी होने वाला है। ये क्या हुआ है? आरबीआई ने रेट कट तो किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरबीआई ने सीआरआर को भी कट कर दिया है। हाँ, अभी आपका सवाल आएगा कि सर ये सीआरआर का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में समझ लो। सीआरआर का फुल फॉर्म ये होता है कि कैश रिजर्व रेशियो। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है आकाश और मेरा एक बैंक है, ठीक है, आकाश बैंक है। एग्जांपल दे रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। मेरा नाम है आकाश और मेरा एक बैंक है, आकाश बैंक उसका नाम है। अब मेरे बैंक में टोटल मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है, और ये जो 100 करोड़ रुपया है, ये क्या मेरा पर्सनल पैसा है? अगर आपका भी कोई पर्सनल बैंक होता और उस बैंक में काफी सारा पैसा होता, तो क्या वो आपका पर्सनल पैसा होता? नहीं जी, वो पैसा पब्लिक का होता है, क्योंकि पब्लिक बैंकों में पैसा डिपॉजिट करती है ना। तो बैंकों के पास जो पैसा रहता है ना, वो पब्लिक का पैसा होता है। तो इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैंक है जिसमें 100 करोड़ रुपया है।
अब जबकि मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपया है ना, तो आरबीआई का एक नियम है। आरबीआई किसको बोला जाता है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर एक बैंकों का बाप, हर एक बैंक इसी के अंडर में आता है। तो इनका एक नियम है कि जो कोई भी बैंक होगा ना, उस बैंक के पास जितना भी टोटल पैसा होगा, उस पैसों का मोटा मोटी 4% पैसा, कम से कम 4% पैसा आरबीआई के पास कैश रिजर्व रखना पड़ता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्यों बैंकों के पास जितना पैसा होता है उसमें से मोटा मोटी 4% पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी बैंक के पास जो पैसा रहता है वो पब्लिक का होता है। अगर इन केस भगवान ना करे कोई भी बैंक डूब जाती है, कोई भी बैंक फ्रॉड कर देती है, स्कैम कर देती है, तो अगर बैंक स्कैम कर देगा तो कौन, किसका पैसा डूबेगा? जिन लोगों का पैसा है, जिन पब्लिक का पैसा है उस बैंक में, उन्हीं लोगों का पैसा डूबेगा। तो इसका प्रोटेक्शन देने के लिए आरबीआई का एक नियम है कि बैंकों को कम से कम थोड़ा बहुत जो पैसा है, 4% पैसा है, वो आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। और ये जो रिजर्व रखना पड़ता है उसी को बोला जाता है सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। बैंक थोड़ा बहुत अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है, रिजर्व रखती है, उसी को बोला जाता है सीआरआर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? अब ये जो मेरा बैंक है, 100 करोड़ रुपया मेरा टोटल है। अब मेरे को 4% अगर आरबीआई के पास पैसा रखना है तो मेरे को कितना रखना पड़ेगा? 4 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा। अब ये जो मैं आरबीआई को एज ए सिक्योरिटी के लिए 4 करोड़ रुपया दूंगा रखने के लिए ना, इस पैसे पर मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको पता है? इस पैसे पर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि मैंने आरबीआई को इसको सिक्योरिटी देने के लिए रखा है ना, एज ए सिक्योरिटी मनी मैंने आरबीआई को दिया है। तो जितना भी मेरे बैंक में पैसा है उसका जो भी परसेंटेज मैं आरबीआई को सिक्योरिटी के रूप में दूंगा रखने के लिए, उस पैसों पर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? सीआरआर क्या होता है मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा चीज क्या है, आरबीआई ने क्या किया है रिसेंटली कि ये जो सीआरआर रेशियो है ना, उसको ही कट कर दिया है। यानी कि यहां पे आप देख सकते हो आरबीआई टू कट सीआरआर बाई 100 बेसिस पॉइंट। यानी कि अब तक बैंकों को 4% रखना पड़ता था रिजर्व आरबीआई के पास, अब जबकि आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया है, अब मेरे को, यानी कि अब बैंकों को 4% की जगह 3% आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। यानी कि इतना दिन 4 करोड़ रुपया मुझे जमा करना पड़ता था, बैंकों को जमा करना पड़ता था, मेरे को नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। अब बैंकों को 1% कम पैसा जमा करना पड़ेगा, जैसे कि इस वाला केस में 3 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल आपका आएगा कि ठीक है आकाश भाई, समझ गया कि अब बैंकों को आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी मनी है वो कम पैसा देना पड़ेगा, तो इससे मार्केट का क्या कनेक्शन है? तो भैया इससे मार्केट का ऐसे कनेक्शन है कि जबकि बैंकों को अब कम पैसा देना पड़ेगा आरबीआई के पास, यहाँ पे कितना पैसा सेव हुआ? 1 करोड़ रुपया सेव हुआ ना इस केस में। अब ये जो 1 करोड़ रुपया सेव हुआ, ये पैसा अब बैंकों के पास जाएगा, तो इस पैसों को बैंक यूज कर सकता है ना। ये पैसा अब बैंक अलग अलग लोगों को लोन पा सकता है ना। इतना दिन 4 करोड़ रुपया आरबीआई के पास रखता था तो इसमें उनको 0 इंटरेस्ट मिलता था। अब जबकि आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया है, तो अब क्या होगा कि बैंकों को अब कम पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा, बाकी पैसा बैंकों के हाथ में बचेगा और उस पैसों को बैंक अलग अलग लोगों को लोन बांटेगा, तो सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाएगा। हो सकता है कुछ दिनों में आपके पास भी बैंक वाला का फोन आ जाए कि आपको लोन वगैरह चाहिए क्या। ठीक है, तो सिस्टम में काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा, बैंकों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और बैंक वगैरह लोन बांटेगा। अब लोन अगर पब्लिक लेगा तो उस पैसों को खर्च करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। सिंपल भाषा में इतना ही समझो। हो गया क्लियर ना? तो ये खबर आने के बाद भी शेयर मार्केट जो है, स्पेशली जो हमारा इंडियन मार्केट है, रॉकेट बन चुका है। ठीक है, और ये जो सीआरआर में कटौती हुआ है ना, इसके वजह से सिस्टम में कितना पैसा आएगा उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अनुमान किया जा रहा है कि मोटा मोटी, यहाँ पे आप देख सकते हो, मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आएगा। बैंकों के पास अनुमान किया जा रहा है कि मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपया आएगा। अब ये जो पैसा बैंकों के पास आएगा, बैंक क्या करेगा? झुंझुनी तो नहीं बचाएगा, बैंक अलग अलग लोगों को लोन बांटेगा, तो सिस्टम में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये काफी बेहतरीन खबर था जिसके वजह से इंडियन मार्केट में आपको रॉकेट देखने को मिला और इंडियन मार्केट का जो भविष्य है और काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है ये सारा खबर अगर आता रहे तो। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लिया, अब थोड़ा अमेरिकन यानी कि ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और खबर आया, अमेरिका का जॉब रिपोर्ट आया, यानी कि अमेरिका का लोगों का जो जॉब्स है उसका रिपोर्ट आया है, काफी बेहतरीन आया है। जॉब्स रिपोर्ट्स बीट्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि अमेरिका का जो जॉब का रिपोर्ट आया है, यानी कि कितने सारे लोगों को जॉब मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा आया है।
यानी कि जितना अनुमान किया गया था उससे भी काफी गुना अच्छा आया है। अब लोगों को अगर जॉब वगैरह मिलेगा तो अच्छा ही है ना। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना मार्केट में भी दिखता है। तो अमेरिकन बाजार से भी काफी अच्छा खबर आ रहा है। ये जॉब रिपोर्ट आया, उसके बाद एक और खबर आया है कि आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। यानी कि इधर से ट्रम्प बोल रहा है कि मैं चाइना के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, उधर चाइना भी चुप नहीं बैठ रहा है, चाइना भी बोल रहा है कि मैं अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अब दुनिया का दो बड़ा बड़ा देश अगर इस तरीके का टैरिफ वॉर खेलते रहेगा तो बाकी दुनिया भी तो परेशान हो जाएगा। तो इतना दिन ये कहानी था, लेकिन अभी के टाइम पे रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, विद इन ए वीक पीटर नभारो कंफर्म्स यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स। यानी कि रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है कि अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड टॉक शुरू होने जा रहा है कुछ ही हफ्तों के भी अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और रिपोर्ट ये भी आया, ट्रम्प सेस यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स टू रिज्यूम इन लंदन ऑन मंडे। यानी कि ये भी रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है, ट्रम्प ने ये कहा है कि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टॉक है, ट्रेड का जो टॉक होगा वो मंडे को ही होगा। ठीक है, वो भी लंदन में होगा। तो देखो, इतना दिन से ना ट्रम्प झुक रहे थे ना चाइना झुक रहा था। अभी के टाइम पे अगर ये दोनों बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, टैरिफ के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो इन दोनों देशों का जो झगड़ा है ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इसका भी इम्पैक्ट पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में दिखेगा। ठीक है, तो ये भी एक खबर आया। उसके बाद चलिए गोल्ड का प्राइस देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब ग्लोबली माहौल अच्छा होता है तो गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं अगर मान लो तो थोड़ा थोड़ा तो अच्छा खबर आ ही रहा है, जिसकी वजह से अगर आप गोल्ड का प्राइस देखोगे थोड़ा सा आपको हल्की गिरावट देखने को मिलेगा। अब अगर इसी तरीके से ग्लोबल माहौल अच्छा होते जाता है तो हो सकता है आने वाले समय में गोल्ड का प्राइस में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिले। हो सकता है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना। ठीक है, उसके बाद चलिए एफआईएस का एक्टिविटी देख लेते हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो एफआईएस आज के डेट में भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि किसी दिन एफआईएस माल बेच रहा है, किसी दिन खरीद रहा है, फिर बेच रहा है, फिर खरीद रहा है। यानी कि आज के डेट में भी जो एफआईएस है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया है, और कंफ्यूज होना भी पड़ेगा क्योंकि ट्रम्प का अलग अलग पॉलिसी, कभी बोलते हैं टैरिफ लगाऊंगा, कभी बोलते हैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। इतना ज्यादा अनसर्टिनिटी में एफआईएस कभी भी पूरा स्टेबल होकर पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये सारा अनसर्टेनिटी जो है जितना जल्दी खत्म होगा उतना ही जल्दी एफआईएस को जो कमबैक है जबरदस्त तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे वीडियो का कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन ये है कि इंडियन मार्केट से काफी अच्छा खबर आ रहा है, और ऐसा खबर आ रहा है जो मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर ले जा जाता है। दूसरा चीज क्या है कि ग्लोबल मार्केट जो परेशान है, यानी कि अमेरिका चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो भी मोटा मोटी ठीक होने जा रहा है। तीसरा खबर क्या है कि अमेरिका का जो जॉब वाला डेटा था वो भी काफी अच्छा आया है। चौथा खबर क्या है कि हमारा मार्केट में, हमारा सिस्टम में काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम में काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, आरबीआई काफी बढ़िया काम कर रहा है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया ना? तो चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट से उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला कमेंट जो इंपॉर्टेंट कमेंट है उससे ही शुरुआत करता हूं। हिमांशु सिंह जी पूछते हैं, आकाश भाई आपके स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट से 6 वीडियो गायब है, हिडन है। इंट्राडे के प्लेलिस्ट से 1 वीडियो गायब है, हिडन है। स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट से 1 वीडियो गायब है, हिडन है। म्यूचुअल फंड के प्लेलिस्ट से 2 वीडियो हिडन है। क्यों? नॉलेज दे देना है तो पूरा दीजिए, ये सारी वीडियो को आज री अपलोड कर दीजिए। हम लोग आपके चैनल को रेगुलरली व्यू करते हैं ताकि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, कुछ स्किल फ्री में समझकर पैसा कमा सके। प्लीज आकाश भाई सारे हिडन वीडियोस को अनहाइड करके री अपलोड कर दीजिए प्लीज। मैं अपने मम्मी के गहने बेचकर मेरी मम्मी के कहने पर प्लीज ट्रेडिंग में आया हूँ। एसआईपी वाले प्लेलिस्ट में भी वीडियो हिडन है। अच्छा हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत कुछ बोलना है मेरे को। लास्ट वाला जो आपने लाइन बोला कि आपने अपने मम्मी का गहने बेचकर ट्रेडिंग में आए हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा गलती मत करो भाई। ट्रेडिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे आप कल से प्रॉफिट करोगे, भाई नॉट पॉसिबल। ये जो आप गलती किए हो, मम्मी का गहने बेचकर आए हो, भाई ऐसा मत करो। कोई पैसा नहीं है, जॉब करो, अलग अलग इनकम का सोर्स बनाओ। ट्रेडिंग पार्ट टाइम इनकम की तरह हमेशा देखना चाहिए। पहले तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी इस बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, कभी और इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपने क्या बोला कि मेरे अलग अलग प्लेलिस्ट से अलग अलग वीडियो गायब है, मैंने डिलीट कर दिया है, उसको री अपलोड करने बोल रहे हो। तो आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि मेरे भाई, आज के डेट में यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। कभी भी यूट्यूब जो है वीडियो पर स्ट्राइक दे रहा है। आपने जो हिमांशु जी बोला कि मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया है, हाँ जी मैं भी कर रहा हूँ डिलीट। यूट्यूब अपने तरफ से भी वीडियो को डिलीट कर रहा है। आज के डेट में यूट्यूब पर वीडियो बनाना कितना मुश्किल है वो सिर्फ एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। ठीक है, तो
पता नहीं क्या होगा यार, चैनल भी बचेगा कि नहीं, वो उसका टेंशन हम लोग ले रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि वीडियो को री अपलोड कीजिए। बहुत मुश्किल हो गया है भाई, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है यूट्यूबर लोगों का। तो भाई आपसे, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर जुड़ कर रही है। कभी भी चैनल के साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इन केस भगवान ना करे इस चैनल के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं उस चैनल पर आपके लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो हिमांशु जी, जो आपने बोला ना भाई, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत बुरा समय चल रहा है हर एक यूट्यूबर का लाइफ में। ठीक है। और वैसे भी मैं तो काफी एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए तो बच के हूँ, नहीं तो लाखों चैनल उड़ गए, लाखों यूट्यूबर्स का लाइफ खत्म हो गया। ठीक है। तो आपके भाई के साथ ऐसा ना हो, वैसे होगा नहीं, भगवान पर विश्वास है और जेन्युइन काम करता हूँ, किसी से फ्रॉड स्कैम वगैरह करता नहीं हूँ, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगला सवाल क्या है कि प्रॉफिट बुक कब करें ये बताओ भाई, आधा अधूरा हो गया। अच्छा, ये भाई पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए। तो मेरे भाई, आप जो बोल रहे हो प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी में ट्रेडिंग करते हो। ठीक है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो जैसे ही रेजिस्टेंस के पास प्राइस जाता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप इंडिकेटर को देखकर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो इंडिकेटर जब आपको सेल सिग्नल दे रहा है तब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तीसरा चीज क्या है कि अगर आप कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जब आपको बियरिश कैंडल मार्केट में बनता हुआ देखे, तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है, इसको एक लाइन में आंसर नहीं किया जा सकता है, ये टोटली आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड है। और सबसे बढ़िया क्या है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आप यूज करोगे तो ये सब झंझट तो होगा ही नहीं। ठीक है। अगला सवाल क्या है, मनोज जी पूछते हैं, अगर मार्केट का शेयर गिरता चला गया तो पैसा जो लगाया है कैसे मिलेगा। तो मनोज जी, इतना बोलना चाहूंगा कि आपने जो पैसा लगाया है और मार्केट अगर गिरते गया तो आपका पैसा भी गिरते जाएगा। ठीक है। तो शायद आप मार्केट में नया हो तो पहले नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद शेयर बाजार में आइएगा। और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को विजिट करके बाकी सारे वीडियोस को देख लीजिए, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारा जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बुरा समय अभी चल रहा है। ठीक है। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।